नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव एवं वातावरण के जो अंतर संबंध होते हैं का जीवन के ढंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस ऑन मोड ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इसे हम पढ़ते हैं, उससे पहले जानते हैं कि जो मानव है वह एक भौगोलिक कारक भी है तथा साथ साथ में हमारे एक वातावरण का जीव भी इसे माना जाता है, यानी वातावरण का एक जीव भी इसे जाना जा सकता है। यह उसके वातावरण की उपज है और इसी से भोजन भी प्राप्त करता है। वह इसी वातावरण में जीवन यापन करता है और संसाधनों का उपयोग करना सीखता है, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार एवं सुविधाओं के अनुरूप बदलता है तथा जब भी उसको आवश्यकता पड़ती है वह स्वयं वातावरण के अनुकूल होता है, यानी वह अपने वातावरण में या वातावरण के अनुसार ढल भी जाता है तथा जहाँ कहीं भी उसे जरूरत हो तो वह अपने वातावरण को अपने अनुसार ढालने की भी क्षमता रखता है। तो प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जिस वातावरण में मानव रहता है या जीवन यापन करता है, उस वातावरण में पाए जाने वाले जो तत्व है उसका जो प्रभाव है उस पर अवश्य देखने को मिलता है। वह वातावरण में परिमार्जन करता है और उसके साथ अनुकूलन भी करता है। परिमार्जन का अर्थ होता है कि वह मॉडिफिकेशन करता है। जिस इन्वायरमेंट में वह रहता है उस इन्वायरमेंट में वह मॉडिफिकेशन करता है या उसके साथ वह एडजस्टमेंट करता है। अब ये एडजस्टमेंट कितना होगा या वहाँ पर मॉडिफिकेशन कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से या कितनी क्षमताएं हैं। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व के अलग अलग भागों में हमें अलग अलग प्रकार के जनजातीय जीव देखने को मिलते हैं। इन जनजातीय जीवों की अगर बात करें तो हम पाएंगे कि भूमध्य रेखीय उष्ण और सघन जो आर्द्र वन है, जिसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, वहां पर हमें पिग्मी, बोरो, सेमांग और सकाई जैसी जनजातियां देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से उष्ण मरुस्थलों के अंदर हम जाएं तो वहां पर हमें बुशमैन और टुंड्रा जैसे ठंडे प्रदेशों के अंतर्गत जाए तो वहां पर हमें, जिसे शीत मरुस्थल कहा जाता है, तो वहां पर एस्किमो, सैमोइड्स, तुंगिया, चकची, ये कुछ जनजातियां वहां पर देखने को मिलती है। चूंकि ये कठोर वातावरण में रहती है तो वहां पर उनका जो मुख्य जो काम रहता है वह रहता है वस्तु या भोजन संग्रहण, यानी वह जो फूड होते हैं उसकी गैदरिंग करते हैं या फिर वह फिशिंग के वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर वे आखेट यानी हंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करते हुए वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन सभी जनजातियों ने किस प्रकार से अपने वातावरण में अपने आप को एडजस्ट किया, उन सभी से रिलेटेड हमारा यह अध्ययन होगा। बढ़ते हैं आगे कि किस प्रकार से ह्यूमन के इस एडजस्टमेंट की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक अमेरिकी जो भूगोलवेत्ता है, नाम है हरलॉन बैरोज। इन्होंने 1922 में भूगोल को मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी की संज्ञा दी और कहा कि जो मानव है और जो मानव की जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी का अर्थ होता है कि इकोलॉजी, जो ह्यूमन की इकोलॉजी है। अब इकोलॉजी के अंतर्गत कई पार्ट होते हैं, तो मैं मानव को प्रकृति के
बायोटिक एंड अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है की संख्या में एक कड़ी मानकर अध्ययन किया जाता है। यानी हम एक इकोलॉजी के अंतर्गत जब बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन भी जो है इज ए पार्ट ऑफ नेचर, यानी जो ह्यूमन है वह प्रकृति के जैव तथा अजैव यानी बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक की बात करें तो बायोटिक के अंतर्गत हम विभिन्न जो पेड़ पौधे हैं उनको शामिल करेंगे, विभिन्न जीव जो है उनको शामिल करेंगे तथा उसके साथ हम मानव को भी शामिल करेंगे। इसके साथ साथ हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव है उसको भी शामिल करेंगे। अजैव की बात करते हैं तो इसके अंदर आएगा जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये कंपोनेंट्स है। तो ह्यूमन जो है वह नेचर के बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ परस्पर अंतः प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी जो ह्यूमन इकोलॉजी के अंतर्गत हम इस बात के अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति या जो मानव है जिस समाज में रहता है तो वह समाज में रहते हुए अपने इन्वायरमेंट से, अपने नेचर से या नेचर के जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स है उससे किस प्रकार से इंटरेक्ट होता है। यानी प्रकृति और मानव के बीच जो इंटर रिलेशंस पाए जाते हैं, को रिलेशंस पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करना ह्यूमन इकोलॉजी कहलाता है। अब इसे ह्यूमन इकोलॉजी के अंतर्गत मानव जो है वह एक विशिष्ट समाज यानी उसकी एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में वो जन्म लेता है, वही अपनी लाइफ जर्नी को स्टार्ट करता है और एंड करता है। यही कारण है कि समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम एक सोशल लिविंग या सोशल बीइंग के नाम से जान सकते हैं। वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। समाज में रहता है इस कारण उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो एक्टिविटीज है, उसकी जो बुद्धिशीलता है, उसका जो चातुर्य है एवं असीमित विकास उसकी सामर्थ्य का परिणाम। यानी एक सोशल प्राणी होने के कारण या होने के नाते उसके अंतर्गत कुछ विशेष क्षमताएं, कैपेबिलिटीज पाई जाती है, कुछ एक्टिविटीज पाई जाती है। उसमें बौद्धिक चातुर्य यानी वह बुद्धिशील होता है, माइंडेड होता है। यही कारण है कि उसने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप्ड किया और यही उसकी कैपेबिलिटी के तो ह्यूमन के कल्चरल, इकोनॉमिकल लैंडस्केप जो है उससे हमें पता चलता है। यानी जो व्यक्ति सोशल था, उस सोशलिटी के कारण उसके अंतर्गत कुछ कैपेबिलिटीज डेवलप हुई, उसमें कुछ एक्टिविटीज डेवलप हुई, उसने अपनी बुद्धि का विकास किया, अपनी चातुर्यता का विकास किया और इसी के बलबूते उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। लेकिन उनका क्या हुआ जो सोशल नहीं थे या समाज से दूर रहे? तो जब जो एक्टिविटी थी उसके रिजल्ट के स्वरूप उसकी प्रकृति पर निर्भर था। यानी उसका जो परिणाम था वह डिपेंड करता था उसकी नेचर पर। तो क्रमशः घटती गई, धीरे धीरे घटती गई और मानव जो यानी प्रकृति पर जो निर्भरता थी वह निर्भरता धीरे धीरे कम होती गई। वह सेल्फ डिपेंडेंट होने लगा क्योंकि उसके अंदर बुद्धि आ चुकी थी, वह चतुर हो चुका था। तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि जो डिटरमिनिस्टिक जो अप्रोच थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी और उसमें पॉसिबिलिज्म वाली जो अप्रोच है वो धीरे धीरे विकसित होने लगी। तो ऐसी स्थिति में जो ह्यूमन था अपनी इच्छा अनुसार
प्रकृति की इच्छा नहीं चल रही है। क्यों? प्रकृति की इच्छा कहाँ चलती है? डिटरमिनिस्टिक अप्रोच में चलती है, नियतिवाद या निश्चयवाद में चलती है। यहाँ पर वह पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है, वह अपनी इच्छा के अनुसार नेचर से अंतर स्थापित या अंतर संबंध स्थापित करने लगा। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वे वस्तुएं या वे जीव या वे प्राकृतिक तथ्य जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल थे उसको तो वो बढ़ाता चला गया, और जो उसके लिए अनुपयोगी थे उनको वो डिनाई करता रहा, उसे वह विकास की दौड़ में पीछे छोड़ता गया। तो इस प्रकार से ह्यूमन ने लाखों वर्षों में अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट किया, उसके साथ एडॉप्शन किया, और इसी एडॉप्शन के साथ वो अपना डेवलपमेंट करता है। इसी डेवलपमेंट के फलस्वरूप उसका जो सिविलाइजेशन है, उसकी जो कल्चराइजेशन है, उसका उद्भव हुआ, उसका ओरिजिन हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। और इस डेवलपमेंट को हम 4 चरणों में विभक्त कर सकते हैं कि ह्यूमन ने अपने ओरिजिन से लेकर अभी तक कितने जो स्टेप्स है वो कंप्लीट किए। सबसे पहले जब ह्यूमन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो वह हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पर डिपेंड था, क्योंकि उसे अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए शिकार करना पड़ता था, और इसके लिए वह शिकार करता। और जो ऐसे क्षेत्र जहां पर रोज शिकार नहीं मिल पाता था तो वहां पर वो गैदरिंग की प्रोसेस को करने लगा। इस समय हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा आदि मानव है। फिर उसके बाद पशुचारण का काल शुरू हुआ, वो शिकार करने लगा। शिकार के साथ साथ उसने एक बार देखा कि कुछ पशुओं के जो शिशु है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो दूध पी रहे थे। मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम भी इसके दूध का प्रयोग करें, और यही से शुरुआत होती है पशुओं को पालने की प्रथा। वह अपने साथ पशुओं को साथ रखने लगा, उससे दूध की भी आवश्यकता पूरी होती थी, तथा विपरीत कालों में जब वो शिकार नहीं कर पाता था तब उसके लिए भोजन के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था हो जाती थी। तो इसके साथ साथ वह मांस के लिए और दूध के लिए वहां पर पशु पालने लगा। ये सेकेंड स्टेज थी। थर्ड स्टेज में उसने एग्रीकल्चर का कार्य सीखा, कुछ फसलों को बोकर उसे उगाना सीखा, और उसके बाद जब चतुर्थ काल जो आया, जो आधुनिक तकनीकी का काल था, तो उसके अंतर्गत विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ। तो इस प्रकार से ये फोर्थ जो है स्टेज यहाँ पर प्रारंभ होता। यहाँ पर तक देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेटरमिनिज्म की जो अप्रोच है वो चल रही थी। लेकिन यहाँ जब विज्ञान और तकनीकी का काल आया तो यहाँ पर पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका था। यहाँ पर व्यक्ति संभववादी हो चुका था, वह मूल्यांकनकारी हो चुका था कि कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। तो ये था यहाँ पर नियतिवाद, और यहाँ पर आ गया संभववाद। ये फोर्थ स्टेज था, और इसके बाद मानव समाज प्रगति पर बढ़ता गया। उसने अपने कल्चरल लैंडस्केप को डेवलप करने में अपना योगदान। कल्चरल लैंडस्केप का अर्थ ये होता है कि उसने स्कूल बनाए, रोड बनाए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेत बनाए, उसने बांधों का निर्माण किया, उसने रेल मार्ग बनाए, उसने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए। तो ये मानव निर्मित जो भूदृश्य है
वह सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। इसके बाद वर्तमान में जो आदि मानव था, जो शिकार और भोजन करने पर निर्भर रहता था, वह सभ्य समाज का प्रतीक बन गया। यानी जिन्होंने अपने आप को इस प्रकार से डेवलप किया वो तो था सभ्य समाज। लेकिन इस कार्य में जो पीछे छूट गए या इस प्रकार के विकास में असफल रहे, वह अभी भी आदिम जीवन पद्धति अपनाए रखने के कारण आदिवासी और इन्हें जनजातीय के रूप से पहचान मिली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ने जो अपना डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट में वह शुरू से एक आदिम रूप में, एक पिछड़े रूप में वर्क कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और विकास के साथ साथ अपने आप को काफी डेवलप्ड की ओर लेके गया। वह नियतिवादी अप्रोच से संभववाद और संभववाद के बाद नवनियतिवाद की दिशा में आगे बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो समाज थे वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे समाज भी थे जो इस वर्तमान औद्योगिक और तकनीकी और प्रोन्नत जो तकनीकी थे, यानी जो टेक्निकली जो डेवलप्ड मैन था, अभी का जो ज्ञानी चातुर्यपूर्ण जो मानव था, उसके साथ वो नहीं चल सके और पीछे रह गए। और पीछे रह के जो लोग हैं उनको आज भी हम आदिवासी या जनजातीय समूह कहते हैं। अब इनका क्या हुआ? तो जो सभ्य समाज था वह दोनों पर्यावरण का अर्थ होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट जो उसने खुद बनाया। उसके अंदर उसका धर्म था, उसका समाज था, उसके बनाए हुए विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर थे। और दूसरा जो था वह था प्राकृतिक पर्यावरण, जिसे नेचुरल इन्वायरमेंट कहा जाता है, से इंटरेक्ट हुआ और इंटरेक्ट करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा प्रमाणित करने में सफल रहा। यानी यहां पर उसने क्या किया? प्रकृति पर विजय प्राप्त की, या उसने संभववाद की विचारधारा को पूर्ण रूपेण अपना दिया। तो ऐसी स्थिति में जो सभ्य समाज, सभ्य समाज का यहाँ पर अर्थ है कि जो डेवलपमेंट हुआ या जो डेवलप्ड जो सोसाइटी है, उसका जो ह्यूमन था उसने अपने कल्चरल इन्वायरमेंट और अपने नेचुरल इन्वायरमेंट दोनों के साथ अपनी अंतर्क्रिया बनाए रखी और दोनों पे अपना कंट्रोल स्थापित किया। आगे चलकर विज्ञान और तकनीकी और औद्योगिक विकास जैसे जैसे बढ़ता गया, तो जो सभ्य मानव था उसने अपना भौतिक पर्यावरण का अर्थ होता है उसका नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, उस नेचुरल इन्वायरमेंट में अपनी इच्छा अनुसार अंतर स्थापित करने में सफल हुआ। वह प्रकृति के बंधनों में नहीं रहा और उसने अपनी प्रकृति के साथ ऐसे संबंध स्थापित किए जैसा वो चाहता था। और इसी दिशा में वह कृषि विकास, अपनी खेतीबाड़ी का विकास करने लगा। अपने मकान निर्माण मानव की क्षमता, सक्रियता और चातुर्यता के उदाहरण देखे जा सकते हैं। यानी उसके मकानों को देख लीजिए, चाहे उसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देख लीजिए, वहां पर आपको ह्यूमन की एक्टिवनेस और उसकी जो उसका जो माइंड की जो डेवलपमेंट है उसके एग्जाम्पल के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन जो जातियां आदिम जीवन में पद्धति में रहने वाले थे, उनके समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने एडॉप्शन नहीं किया। एडॉप्शन तो किया, यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं किया। मॉडिफिकेशन नहीं किया, इसके पीछे ये कारण है कि उन्होंने अपने आप में तकनीकी का समावेश नहीं किया, अपने आप को एक तकनीकी मानव के रूप में डेवलप नहीं किया। तो जितनी भी जो आदिम जनजातियां थी, वह जो अभी वर्तमान की जो चकाचौंध है,
जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट से दूर जहां कहीं पर भी बहुत कठिन भौतिक परिवेश यानी जो नेचुरल इन्वायरमेंट जहां पर भी उसको मिला और वो काफी कठिन पूर्ण है, जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं या बड़ी बड़ी घास के मैदान पाए जाते हैं, गर्म प्रदेश है या ठंडे प्रदेश है, चाहे वो पर्वत है, चाहे वह उबड़ खाबड़ पठार है या कुछ जटिल जलवायु परिस्थितियां हैं, वहां पर वो रहने लगा। तो इस प्रकार से वहां पर ये लोग आज भी इस प्रकार के कठोर वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इन्हीं जनजातियों का जो अध्ययन है, हम एक एक करके अलग अलग रीजन्स के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के रीजन में किस प्रकार की जनजातियां निवास करती है और उनकी क्या विशेषताएं। तो ये आधुनिक सभ्यता से बहुत ज्यादा दूर ये लोग अपनी जनजातीय व्यवस्था, अपनी खुद की जीवन पद्धति, स्वयं की कुछ विशेष भाषा, इनके खुद के रीति रिवाज और संस्कार को निभाते हुए अपने प्राथमिक उद्यम यानी जो प्राइमरी जो एक्टिविटीज है उसको छोटे छोटे समूह में बैठकर आपको विश्व के सभी महाद्वीपों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जनजातियां जो है आज भी, जितने हमने कहा है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को देख लिया है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जलते हुए बल्ब को नहीं देखा। मोबाइल तो बहुत कोसों दूर है, उसने व्हीकल्स नहीं देखे। तो ऐसी जनजातियां भी अभी विकसित है और अभी भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए। इन सभी जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए इनके जो सामाजिक प्रतिबंध है काफी कड़े हैं, यानी आज भी अपनी जो रिचुअल्स है, इनके जो धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, आस्थाएं हैं, विश्वास है, इनको बनाए रखने के लिए आज भी इन जनजातियों में जो नियम है काफी कठोर पाए जाते हैं, सामाजिक प्रतिबंध पाए जाते हैं। तो ये जनजातियां जो है आज भी अपने क्षेत्रों में रहती हुई कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसमें वो हंटिंग, फिशिंग, लाइवस्टॉक एंड हर्डिंग और गैदरिंग जैसे वर्क करते हैं, तथा साथ ही साथ में ये स्थानांतरणशील कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को करते हुए अपने और अपने परिवार का अस्तित्व बनाए रखें। तो हमारा जो भौतिक परिवेश है यानी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके अनुरूप वह अपने मकानों के निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि काफी ठंड वाले या बर्फ वाले क्षेत्रों में है, तो वहां पर वो एक विशेष प्रकार के मकान जो एस्किमोज द्वारा बनाए जाते हैं, इग्लू बनाएंगे। वह पर्वतीय क्षेत्रों में है तो वहां पर वह गुफाओं के रूप में या फिर पत्थरों से अपने मकान बनाएंगे। जंगलों में निवास करते हैं तो वह पेड़ों की मचानों पर अपने मकान बनाएंगे। अब मकान बनाने में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाएगी, तो वो भी सारी की सारी नेचर से आती है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रकार के भौतिकवादी दृष्टिकोण से ये बिल्कुल अलग थलग कार्य करते हैं और इनका जो पिछड़ापन है वह स्वाभाविक, नेचुरल, क्योंकि ये मानव समुदाय ऐसे दूर भौतिक परिवेश में जीवन व्यतीत करते हैं जहां पर विकास की संभावनाएं न्यूनतम है। या फिर तो वो जंगल का क्षेत्र है, या फिर वह बर्फ वाला क्षेत्र है, या फिर वहां पर तेज गर्मी या तेज धूप और आंधी वाला क्षेत्र है, या फिर वो कटा-फटा पठारी क्षेत्र। तो जहां पर विकास की संभावनाएं न्यूनतम है, इस कारण वो आज भी पिछड़े हुए। आज विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में, कोई भी महाद्वीप ले लीजिए, उस महाद्वीप में जहां कहीं पर भी आपको भौगोलिक परिस्थितियां यानी वहां का नेचुरल इन्वायरमेंट काफी वहां पर हार्ड है, वहां पर ये आदिवासी जनजातियां बहुत ही सुरक्षित रूप से और एकदम सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करती है। तो इस प्रकार के विश्व के जो कठिन और उपेक्षित क्षेत्र जहां पर सामान्य व्यक्ति जाना भी पसंद नहीं करता या फिर जाना बहुत कठिन होता है, वहां पर इन आदिवासी जनजातियों के प्रमुख क्षेत्र जो है पाए
जाते हैं। तो अगर इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, विश्व के इन अगर कठोर क्षेत्रों की बात करें, तो आप देखेंगे कि जहां जहां से इक्वेटर पास होता है, जैसे कि अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो इसे अमेजोन कहा जाता है। तो अमेजोन की जो घने जंगल है जहां से इक्वेटर पास होता है, यहाँ पर आप अमेजोन और अमेजोन रिवर के पूरे पूरे क्षेत्र को देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक विशिष्ट जनजाति इसी प्रकार से निवास करती है, जिसे हम बोरोर जनजाति कहते हैं। अब इस बोरोर जनजाति के जितने भी जो विशेषता है, वो सभी इन रेन फॉरेस्ट में रहने वाली दूसरे जो कंटिनेंट है वहां पर रहने वाली विभिन्न जो जनजातियां हैं उसी के अनुरूप देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने अमेजोन के जंगल देखे, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कांगो के जंगल है, और कांगो के जंगल के अंतर्गत आप गैबोन से लगाकर लेक विक्टोरिया तक देखेंगे। गैबोन से लगाकर, यानी ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पिग्मी जनजाति देखने को मिलेगी। तो इस कांगो के अंतर्गत आपको पिग्मी जनजाति मिलेगी। इसी प्रकार से हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, जहां जहां से इक्वेटर पास होता है, तो यहाँ पर आता है मलाया। अब मलाया के अंतर्गत अगर हम बात करें, मलाया यानी मलेशिया के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आपका थाईलैंड जो है वो शामिल होता है। तो थाईलैंड या मलाया के जो जंगल है, तो वहां पर आपको दो जनजाति देखने को मिलेगी। एक तो वहां पर मिलेगी सकाई, और दूसरा वहां पर आपको मिलेगी सेमांग। तो सकाई और सेमांग का जो क्षेत्र है, वहां पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर दो जनजातियां देखने को मिलती है, एक सकाई मिलेगी और सेमांग मिलेगी। अब सभी जो हमने चार जनजातियां पढ़ी, इन सभी जनजातियों में कॉमन चीज देखिएगा, यहाँ पर हमने सकाई और सेमांग को पढ़ा। ये इक्वेटर का रीजन है, ठीक है, जहां जहां से इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर देखिएगा भारत के ठीक नीचे से यहाँ से पास होता है। जहां जहां से इक्वेटर पास होती है वहां पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। देखिए कि यहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट है, ज्यादा ग्रीनी है, और यहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट देखने को। तो तीनों में ही आपको ऐसी ट्राइब मिलती है जो ट्राइब डिपेंड है अपने नेचर पर, जंगल पर डिपेंड है, जंगल में उन्हें सरवाइव करना है। तो वे अपने आपको वहां पर सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करती है, कौन कौन सी प्रकार का उनका कल्चर क्या है, किस प्रकार से उनका जो सिविलाइजेशन हुआ है, कैसे वो अपने मकान बनाते हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो कैसे चलती है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको कॉमन देखने को मिलेगी। तो ये तो था इक्वेटोरियल रीजन। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो जो ये ग्रीनलैंड और ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है, अलास्का वाला, यानी अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ये अलास्का और ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको एस्किमोज देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप अगर साइबेरिया वाला क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पर आपको और सैमोइड, चुकची, तुंगिया, ये जनजातियां देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से हम अगर विश्व के अलग अलग भागों के अंतर्गत हम बात करें तो वहां पर आपको अलग अलग प्रकार की जनजातियां देखने को मिलेगी, और इन सभी जनजातियों ने अपने आप को सर्वाइव कराएगा। सहारा का डेजर्ट है, या यहाँ पर हम बात करें केनिया का डेजर्ट है, तो केनिया का जो रीजन है, उस केनिया के अंतर्गत आपको जिम्बाब्वे, केनिया के अंतर्गत आपको एक जनजाति मिलेगी जिसको हम मसाई कहते हैं। तो मसाई की कुछ और कल्चरल जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को पढ़ेंगे। अरब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, अरब जो प्रायद्वीप है वहां पर आपको बदाविंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको बुशमैन मिलेंगे। इसी प्रकार से किर्गिस्तान में आपको किर्गिज मिलेंगे। तो ये सभी जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों ने अपने आप को किस प्रकार से वहां पर सरवाइव किया है, क्यों वे आधुनिक सभ्यता से दूर है। तो जो इन्फ्लुएंस ऑफ मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस ऑन मोड ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ये जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वह ह्यूमन के और उसके इन्वायरमेंट के जो रिलेशंस है उसको किस प्रकार से तय करते हैं, उसके बारे में हम ये स्टडी करेंगे।
एक एक करके सभी क्षेत्रों के अंदर रहने वाली विभिन्न जनजातियों के बारे में नेक्स्ट आने वाली क्लासों के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।